ये है डाउट प्रॉब्लम और ये डाउट प्रॉब्लम है अंजलि की। ये है क्वेश्चन नंबर 15 वर्मा सर की बुक का। क्वेश्चन में सिचुएशन ये है कि इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट द फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट्स बाय ए सर्टेन डिस्टेंस ऑन द स्क्रीन when a mica sheet of refractive index 1.6 and thickness 1.964 micron is introduced in the path of one of the interfering waves. The mica sheet is then removed. mica sheet को इसके बाद क्या करते हैं, हटा देते हैं और इसका आधा हिस्सा दूसरी साइड है। mica sheet को हटाने के बाद the distance between the screen and the slit is doubled. It is found that the distance between the successive maxima now is the same as the observed fringe shift upon the introduction of the mica sheet. Calculate the wavelength of the monochromatic light used in the experiment. तो ये हमको इसमें कैलकुलेट करना है। तो देखो इसमें कुछ चीज़ों को ज़रा हम इम्पोर्टेंट है जो उसको ज़रा हाईलाइट कर लेते हैं। एक चीज़ तो ये है कि डिस्टेंस बिटवीन द सक्सेसिव मैक्सिमा, डिस्टेंस बिटवीन द सक्सेसिव मैक्सिमा नाउ इज सेम। तो डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव मैक्सिमा, ये कौन सी डिस्टेंस है, किस डिस्टेंस के बारे में बात हो रही है? ये जो बात हो रही है ये है फ्रिंज विड्थ। डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव मैक्सिमा क्या होता है, फ्रिंज विड्थ के बराबर होता है, ठीक है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो इसमें ये थी कि क्वेश्चन नंबर 15 में जो फिल्म इंट्रोड्यूस की गई है उस फिल्म की थिकनेस कितनी है? उस फिल्म की थिकनेस है 1.964 माइक्रोन और ये भी दिया है कि 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁻⁶ मीटर। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है उसके मटेरियल का, वो है 1.6। तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। तो अब इस क्वेश्चन को हम ठीक से समझ लेते हैं कि इसमें हो क्या रहा था। इसमें सिचुएशन ये थी कि ये है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप मान लेते हैं। ये है स्लिट S1, ये है स्लिट S2 और इसके सामने रखी हुई है स्क्रीन। स्क्रीन की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, कैपिटल D, यानी कि जैसा कि हम स्टैंडर्ड नोटेशन यूज़ करते हैं S1 S2 के बीच का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल d के बराबर है। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि S1 के सामने हमने एक थिन माइका शीट को रख दिया है, ठीक है। माइका शीट को यहाँ पर रख दिया है, ये क्वेश्चन है। तो पहले हम इतना समझ लें, ज़रा थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बराबर कि अगर एक वेव आती है S1 से और एक वेव आती है S2 स्लिट से और पॉइंट ऊपर अगर आके दोनों मिलती हैं तो यहाँ पाथ डिफरेंस कितना होता है, अभी 0 है। लेकिन अगर मैंने एक थिन फिल्म रख दी है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और थिकनेस कितनी है, t के बराबर, तो इसकी वजह से जो पाथ डिफरेंस क्रिएट होता है वो पाथ डिफरेंस डेल्टा x इक्वल टू ये आ जाता है t इंटू म्यू माइनस 1 के बराबर। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब अगर हम चाहते हैं कि पाथ डिफरेंस t इंटू म्यू माइनस 1 हमको मिल चुका है। अब हम ये देखें कि पार्ट डिफरेंस 0 कहाँ होगा। तो पार्ट डिफरेंस 0 कहाँ होगा, अब S1 के जो S1 से आने वाली वेव है इसको हमें थोड़ा ऊपर ले जाना पड़ेगा जिससे कि इसके पाथ को हम कम करें और नीचे से आने वाली वेव के पाथ को बढ़ाएं। तो अब ये पहुंच जाते हैं पॉइंट P पर। मान लेते हैं कि यहाँ पर पार्ट डिफरेंस कितना है, 0। अगर यहाँ पार्ट डिफरेंस 0 है तो यहाँ पर होगी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो फ्रिंज पैटर्न कितना शिफ्ट हो गया है सारा। पहले जो फ्रिंज थी वो थी पॉइंट O पर और अब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहाँ पर है, वो है पॉइंट P पर। तो कितना डिस्टेंस शिफ्ट हो गया सारा फ्रिंज पैटर्न, y डिस्टेंस। अब ये y डिस्टेंस कितना होगा, तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ये एंगल अगर थीटा है तो पाथ डिफरेंस कितना क्रिएट होता है इससे, d साइन थीटा। इसमें हम अप्रॉक्सीमेशन कर लेते हैं तो ये हो जाता है d tan थीटा। और d tan थीटा, अभी मैं उसको डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये आपको ऑलरेडी याद होगा। d tan थीटा को हम लिख लेते हैं y अपॉन d, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। तो d इंटू वाई अपॉन डी,
अगर हम पॉइंट P पर जाएंगे तो जो पाथ डिफरेंस क्रिएट होता है ऊपर जाने की वजह से वो dy/d है। अगर ये पाथ डिफरेंस कितना क्रिएट हुआ है, t इंटू म्यू माइनस 1 के बराबर होगा। तो अगर y डिस्टेंस हम ऊपर गए हैं तो जो पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया वो है t इंटू म्यू माइनस 1 d/d के बराबर। तो सारा फ्रिंज पैटर्न जो शिफ्ट हुआ है वो y डिस्टेंस से शिफ्ट हो गया। ये हमारी कंडीशन नंबर 1। हमने एक थिन फिल्म को इंट्रोड्यूस किया। थिन फिल्म को इंट्रोड्यूस करने से सारा फ्रिंज पैटर्न जो शिफ्ट हुआ है वो O से कहाँ चला गया है, P पर चला गया है। और वो डिस्टेंस कितनी है, t इंटू म्यू माइनस 1 d/d। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि इसमें d को कितना कर दिया है, 2d कर दिया है। यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस थी इस डिस्टेंस को और इंक्रीज कर दिया है। यानी कि ये जो सारा का सारा जो सेटअप था इस सेटअप में चेंज क्या किया है, इस सेटअप में चेंज ये किया है, इसको मैं थोड़ा मूव करता हूँ यहाँ से। ये सारा का सारा जो सेटअप है इसको हमने मूव कर दिया। और जो अच्छा ये इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि इसके साथ में है ये, तो अब मैं इसको लेके आता हूँ ज़रा यहाँ पर। तो जो पॉइंट P था वो यहाँ था। अब क्या करने वाले हैं हम, अब हम करने वाले हैं जो क्वेश्चन में कहा गया था वो मैं आपको विजुअल इफेक्ट देने वाला हूँ इसका। ये तो अब इसमें जो डिस्टेंस है ये वाली, ये डिस्टेंस बढ़ा दी गई है, ठीक है। ये डिस्टेंस बढ़ाने से हुआ ये है चेंज कि ये जो डिस्टेंस है d, अब ये डिस्टेंस d ना होकर ये डिस्टेंस कितनी हो गई है, 2d के बराबर। अगर ये डिस्टेंस 2d हो गई है तब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव मैक्सिमम है, ज़रा फिर मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज दिखा देता हूँ आपको। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज थी वो ये थी, आधा क्वेश्चन एक तरफ है आधा क्वेश्चन दूसरी तरफ, इसलिए हमें बार बार शिफ्ट करना पड़ रहा है। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज थी। ये देखिए, ये है क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमम कितना हो जाता है, फ्रिंज विड्थ के बराबर हो जाता है। तो बेसिकली इन्होंने फ्रिंज विड्थ दिया हुआ है, कितना है फ्रिंज विड्थ, उसकी कंडीशन लिख लेते हैं हम। The distance between the screen and the slit is doubled. It is found that the distance between the successive maxima now is same as the observed fringe shift upon the introduction of the mica sheet. यानी कि जो बीटा की वैल्यू है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो बीटा है वो किसके बराबर है, y के बराबर है। यानी दो मैक्सिमम के बीच का जो डिस्टेंस है यानी फ्रिंज विड्थ वो किसके बराबर है, जितना कि ये फ्रिंज विड्थ शिफ्ट हुआ है उसके बराबर है, y के बराबर। तो बीटा इक्वल टू y है। अब बीटा कितना होता है, बीटा होता है d लैम्डा अपॉन d के बराबर। लेकिन यहाँ पर d कितना है, अब 2d हो गया है, ठीक है, सेकंड केस में। तो 2d लैम्डा अपॉन d इक्वल टू y, और ये कितना है t इंटू म्यू माइनस 1 इंटू डी अपॉन डी के बराबर। और इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी t इंटू म्यू माइनस 1 बाई 2 के बराबर। बाकी सारी चीज़ें कैंसिल हो गई, d से d, कैपिटल D से कैपिटल D कैंसिल हो गया। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो माइका शीट की जो थिकनेस थी वो माइक्रोन में दी हुई थी और वो थी ये था क्वेश्चन नंबर 15। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब ये क्लियरली विजिबल है सारी चीज़ें। तो अब हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो t की वैल्यू कितनी थी भाई, 1.964 इंटू 10⁻⁻⁶।
और म्यू की वैल्यू थी 1.6, ये -1 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं इसके लिए, तो सॉल्व करने पर ये आता है 589.2 इंटू 10⁻⁻9 हो जाएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 589.2 नैनोमीटर। और क्वेश्चन में जो आंसर दिया हुआ है, बुक में जो आंसर दिया हुआ है, वो दिया हुआ है इसका शायद 600 नैनोमीटर इसका आंसर है, देख लेते हैं। तो ये अप्रॉक्सीमेट यही आंसर हम उसका रखेंगे, अप्रॉक्सीमेट आंसर उसमें दिया हुआ है। देखता हूँ कितना है, 15 का आंसर है, 590 नैनोमीटर है, राइट। तो इसको हमने लिख लिया 590 नैनोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब इसमें कुछ और बेहतरीन सवाल है, मैं आपको बताऊं। जो क्वेश्चन जो है हमको डेफिनेटली सॉल्व करना है, ये तो था क्वेश्चन नंबर 15 के बाद अब हम बढ़े हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ हमें क्वेश्चन दिखेगा 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? 16 ये कहता है ए माइका स्ट्रिप एंड ए पॉलीस्टेरेंस स्ट्रिप आर फिटेड ऑन द 2 स्लिट्स ऑफ ए डबल स्लिट एपरेटस। यानी कि इसमें दोनों सीट पर क्या रखा है? फिल्म को रखा है, ठीक है, इसमें दोनों पर रख दिया गया है। अच्छा, फिर क्या हुआ? The thickness of the strip is 0.5 millimeter and separation between the slits is 0.12 centimeter. The refractive index of the mica and polysterenes are 1.58 and 1.55 respectively for the light of wavelength 590 nanometer which is used in the experiment. The interference is observed on a screen at a distance 1 meter away. ठीक है, तो इसमें जो डिस्टेंस है वो कितना है? 1 मीटर है, दूर है, और यानी कैपिटल डी की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में। पूछा है व्हाट वुड बी द फ्रिंज विड्थ, यानी बीटा पूछा है। तो देखो फ्रिंज विड्थ जो होता है डी लैम्डा अपॉन डी, तो कैपिटल डी, लैम्डा और स्मॉल डी, केवल इन पर डिपेंड करता है। हमने जो फ्रिंज के सामने, दोनों स्लिट के सामने जो फिल्म रखी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विल द फर्स्ट मैक्सिमम बी लोकेटेड। हाँ, इसमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी जो हमने अभी लिखा हुआ है। तो पहले ज़रा हम इसको हटा देते हैं। और ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर दोनों, यानी हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ये जो हमारी क्लास थी, डाउट क्लास नहीं, मतलब जो हमारी प्रॉपर क्लास थी, उसमें दोनों स्लिट के सामने अगर हमने एक फिल्म रख दी है तो क्या होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको याद होगा कि उससे जो पाथ डिफरेंस क्रिएट होता है डेल्टा एक्स, वो आता है μ1 इंटू T1 -1 माइनस μ2 इंटू T2 -1 के बराबर, इतना पाथ डिफरेंस आता है। एट व्हाट डिस्टेंस द सेंटर विल द फर्स्ट मैक्सिमम बी लोकेटेड। तो फर्स्ट मैक्सिमम की लोकेशन कहाँ पर होगी? फर्स्ट मैक्सिमम की लोकेशन वहाँ पर होगी जहाँ पर पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? 1 इंटू लैम्डा के बराबर। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, इसमें पता करोगी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहाँ बन रही है। मान लो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज यहाँ कहीं बनती है, ठीक है, ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन है। तो यहाँ से आपको डिस्टेंस मेजर करनी है। जो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से कितनी डिस्टेंस पर? बीटा डिस्टेंस पर, जिसमें बीटा क्या है? बीटा है फ्रिंज की विड्थ। तो ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज बनेगी, इसके ऊपर सेकंड ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज बन जाएगी। तो यहाँ से जो डिस्टेंस आएगी B1, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो उसके लिए आपको एक तो ये निकालना है कि ये कितना ऊपर चला गया है फ्रिंज पैटर्न। तो मान लो फ्रिंज पैटर्न कितना शिफ्ट कर गया है? Y। तो ये y जो डिस्टेंस है, ये मैंने पिछले क्वेश्चन में अभी एक्सप्लेन किया है कि पाथ डिफरेंस डेल्टा x की वजह से अगर हम y डिस्टेंस ऊपर जाते हैं, तो y डिस्टेंस ऊपर जाने से जो पाथ डिफरेंस क्रिएट होता है वो होता है dy अपॉन डी के बराबर, ठीक है।
वाई डिस्टेंस ऊपर जाने से इतना पाथ डिफरेंस आता है, और दोनों फिल्म को रखने की वजह से जो पाथ डिफरेंस आया है वो पाथ डिफरेंस है μ1 T1 माइनस 1 माइनस μ2 इंटू T2 माइनस 1 इक्वल टू डी वाई अपॉन डी। तो इससे आप y कैलकुलेट कर लेंगे, वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है। तो y यानी कौन सी डिस्टेंस, ये y निकाल देंगे यहाँ तक का, उसमें बीटा को ऐड कर देंगे यानी फ्रिंज विड्थ को ऐड कर देंगे, तो आपका आंसर निकल आएगा। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 16। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 भी कुछ ऐसे ही लग रहा है। टू ट्रांसपेरेंट स्लैब्स हैविंग इक्वल थिकनेस बट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस μ1 μ2 आर पेस्टेड साइड बाय साइड टू फॉर्म ए कंपोजिट स्लैब। अच्छा, दिस स्लैब इज प्लेस्ड जस्ट आफ्टर द डबल स्लिट इन यंग्स एक्सपेरिमेंट सो दैट द लाइट फ्रॉम वन स्लिट गोज थ्रू वन मटेरियल and the light from the other slit goes through the other material. What should be the minimum thickness of the slab so that there is a minimum at the point P naught which is equidistant from the slit, यानी दोनों slits से जो कि सेम डिस्टेंस पर है। तो दोनों स्लिट से सेम डिस्टेंस पर जो पॉइंट होता है स्क्रीन पर, वो कौन सा वाला पॉइंट होता है? वो पॉइंट होता है ये वाला। अच्छा, ये पुराने क्वेश्चन का लिखा हुआ है, मैं इसको मिटा देता हूँ। इसमें द पॉइंट पी नॉट को डायग्राम ही बना देना चाहिए था। तो ये सिचुएशन है और ये पॉइंट कैसा है? पी नॉट है जो कि दोनों से सेम डिस्टेंस पर है। तो वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो पॉइंट पी नॉट है, जिसको कि हम नॉर्मली ओ लिखा करते हैं, यहाँ पर क्या बनना चाहिए? यहाँ पर मिनिमम ऑफ इंटेंसिटी बनना चाहिए। इसका मतलब है कि इससे जो दोनों के सामने जो हमने स्लिट रखी हुई है, इनकी वजह से जो पार्ट डिफरेंस यहाँ पर आए वो λ/2 का ऑड मल्टीपल होना चाहिए। तो इन दोनों की वजह से पार्ट डिफरेंस क्रिएट होता कितना है? तो वो होगा μ1 माइनस 1 इंटू T1 माइनस μ2 माइनस 1 इंटू T2। और अगर ये पार्ट डिफरेंस कैसा हो जाए? 2n माइनस 1 λ/2। ठीक है। अच्छा, इसमें थिकनेस शायद दोनों की इक्वल दी है, तो T की जो वैल्यू है वो हम सेम रखते हैं। क्वेश्चन क्या था? टू ट्रांसपेरेंट स्लैब हैविंग इक्वल थिकनेस, राइट, थिकनेस इक्वल है, तो ये T1 T2 की जगह हम यूज़ कर लेते हैं केवल T। तो T यूज़ कर लिया, तो T की जो वैल्यू आएगी वो होगा 2n माइनस 1 λ/2, और यहाँ से ये सिंप्लीफाई करेंगे तो μ1 माइनस μ2 बचेगा, 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये μ1 माइनस μ2, और इसमें भी मॉड लगा लेंगे, हमको पता नहीं μ1 बड़ा है कि μ2 बड़ा है। तो इसकी T की जो थिकनेस है वो कई सारी थिकनेस हो सकती हैं। आंसर के लिए तो हमको मिनिमम थिकनेस निकालनी है, तो 2n माइनस 1 की जो वैल्यू हम 1 रख लेंगे, तो इसका आंसर जाएगा λ/2 μ1 माइनस μ2 के बराबर। और इसको बस हम चेक कर लेंगे आंसर। अच्छा, सिंबल में है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो दी नहीं है, तो हम डायरेक्ट ही चेक कर सकते हैं कि हम लोगों ने सही किया कि नहीं। आंसर इसका है 17 का λ/2 μ1 माइनस μ2। ठीक है, यही आंसर है। और इसमें भी मॉड लगा हुआ है, तो मॉड का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि पता नहीं कि μ1 बड़ा है कि μ2 बड़ा है। ठीक, तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा। कौन सा? ये था शायद 17 क्वेश्चन। अच्छा, इसके आगे क्या दिया हुआ है? फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 ये है, ए थिन पेपर ऑफ थिकनेस 0.02 millimeter having a refractive index 1.45 is pasted across one of the slits in a Young's double slit experiment. The paper transmits 4/9 of the light energy falling on it. ठीक है। Find the ratio of the maximum intensity to the minimum intensity in the fringe pattern. तो देखो, इसका मतलब ये है कि जो दोनों स्लिट्स हैं, इससे जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी सेम नहीं होगी। इंटेंसिटी कैसी है? अलग अलग है।
तो इंटेंसिटी, एक की इंटेंसिटी है आई नॉट, तो दूसरे की इंटेंसिटी हो जाएगी 4I0/9 के बराबर। तो आई मैक्सिमम कितना हो जाएगा? आई मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है √I0 प्लस √4I0/9, और आई मिनिमम क्या है? आई मिनिमम भी लिख देते हैं यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूले से, तो आई मिनिमम हो जाएगा √I0 माइनस √4I0/9 के बराबर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 + 2/3/1 - 2/3 आएगा। इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेना, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने क्या पूछा है? हाउ मैनी फ्रिंजेस विल क्रॉस थ्रू द सेंटर इफ द आइडेंटिकल पेपर पीस इज पेस्टेड ऑन अदर स्लिट ऑल्सो। द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज 600 नैनोमीटर। थिन पेपर, अच्छा अब कितनी फ्रिंज शिफ्ट होंगी? अच्छा एक चीज़ याद रखना कि जो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का जो रेशियो है, ये डिपेंड कर रहा है केवल दोनों स्लिट से आने वाली लाइट की इंटेंसिटी पर। ये इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा कि पाथ डिफरेंस कितना था, क्योंकि आई मैक्सिमम निकालते समय पाथ डिफरेंस कितना होगा या फेस डिफरेंस कितना होगा? 0 होगा फेस डिफरेंस, या पाई का इवन मल्टीपल होगा। मिनिमम के लिए पाई का ऑड मल्टीपल लेना होता है। अब वो कहाँ पर होगा ये हमें नहीं मालूम, लेकिन इतना होना चाहिए। लेकिन जो पार्ट बी है सॉल्व करने के लिए, इसमें आपको ये चेक करना पड़ेगा कि हाउ मैनी फ्रिंज क्रॉसेस। तो इसका मीनिंग समझते हैं पहले क्वेश्चन का, कि ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप है। ये है S1, ये है S2 के बराबर, ठीक है, ये सेटअप है। और इसमें केवल एक स्लिट के सामने पीस ऑफ पेपर रखा हुआ है। तो यहाँ जो पाथ डिफरेंस, इसका मतलब है कि इस वाले पॉइंट पर, जिसको कि नॉर्मली हम पॉइंट O कहते हैं, यहाँ पर पाथ डिफरेंस 0 है नहीं। पाथ डिफरेंस 0 नहीं है तो पाथ डिफरेंस है कितना? पाथ डिफरेंस है T × μ-1 के बराबर, इतना पाथ डिफरेंस है, ठीक है। तो अब ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर हमको निकालना है कि फ्रिंज पैटर्न में शिफ्टिंग कितनी होगी, कितना फ्रिंज पैटर्न जो होगा वो शिफ्ट हो जाएगा इसकी वजह से। तो कितना फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट होगा, उसके लिए हम क्या निकालते हैं, या नंबर ऑफ फ्रिंज कितनी शिफ्ट हो जाएंगी, ये आपको बताया था क्लास में, T × μ-1/λ, ये निकालो। तो n = कितना आता है? ये वैल्यूज़ जो क्वेश्चन में दी हैं ये हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो क्या क्या वैल्यूज़ थी? पेपर ऑफ थिकनेस 0.02 मिलीमीटर, तो मैंने लिखा 0.02 × 10⁻³ म्यू की वैल्यू कितनी है? 1.45, तो 1.45 - 1/λ। वेवलेंथ क्या है इसकी? द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड इज 600 नैनोमीटर, तो इसको लिखा हमने 600 × 10⁻⁹। तो अब n की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कितना आता है इससे। तो ऊपर हो जाएगा 2 × 10⁻⁻5 कर देते हैं, यहाँ से 0.45 बचेगा तो उसको 45 × 10⁻² कर देते हैं, और नीचे हो जाएगा 6 × 10⁻⁷। तो फाइनली इतना बचता है 2 × 45/6, और 10⁻⁻7 ऊपर भी आ जाएगा, नीचे तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये हुआ 15 आ जाएगा। तो कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट हो जाएंगी? 15 फ्रिंज शिफ्ट होंगी पूरी इसमें, ठीक है। टोटल फ्रिंजेस जो शिफ्ट हो जाएंगी इसमें, वो फ्रिंज कितनी शिफ्ट हो जाएंगी? 15 के बराबर, इसको अगर हम देखते हैं तो, ठीक है। अच्छा 15 फ्रिंज अगर शिफ्ट हो गई हैं, कब? जबकि हमने केवल एक जगह पर एक स्लिट के सामने उस पेपर को रखा हुआ है। अब जब दूसरी स्लिट के सामने भी पेपर को रख देंगे तो उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि पाथ डिफरेंस अब
जहाँ 0 नहीं था पॉइंट ओ पर, वहाँ पाथ डिफरेंस अब 0 हो जाएगा। यानी अगर मैंने एक यहाँ पर भी रख दी स्लिट, तो अब यहाँ पर डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि जो 15 फ्रिंजेस ऊपर शिफ्ट हो गई थी वो सारी की सारी फ्रिंज वापस नीचे आ जाएंगी और पॉइंट ऊपर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 18। 19 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 ये कहता है ए यंग्स डबल स्लिट एपरेटस, पहले जरा मैं यहाँ से हटा देता हूँ जो ऑलरेडी लिखा हुआ है। A Young's double slit apparatus has slit separation by 0.28 मिलीमीटर, यानी कि ये दे दी है डिस्टेंस इसमें स्मॉल डी की, तो स्मॉल डी इक्वल टू 0.28 मिलीमीटर, इतना हो गया। एंड ए स्क्रीन 48 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द स्लिट्स, यानी कैपिटल डी की जो वैल्यू है वो 48 सेंटीमीटर है। The whole apparatus is immersed in water and slits are illuminated by a red light। तो रेड लाइट यानी कि रेड की जो वेवलेंथ है एयर में या वैक्यूम में वो कितनी है, 700 नैनोमीटर है। फाइंड द फ्रिंज विड्थ ऑफ द पैटर्न फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, तो फ्रिंज विड्थ इसमें हमको कैलकुलेट करना है। अब देखो फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए, बीटा निकालने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, डी लैम्डा अपॉन डी की। तो मीडियम चेंज होने से किस में फ़र्क पड़ जाएगा, लैम्डा में फ़र्क आ जाएगा। तो लैम्डा आपको किसका निकालना होगा, लैम्डा निकालना है वाटर में, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, तो इसमें नहीं दिया है। तो जो टेबल एक स्टैंडर्ड दी होती है उसमें अगर आप देखोगे तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना जाएगा, 4/3, और वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, लैम्डा बाई म्यू के बराबर। कैसे, म्यू इक्वल टू सी बाई वी पढ़ते हैं, ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इन एयर, और ये फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इन वाटर। तो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ इन एयर अपॉन वेवलेंथ इन वाटर, तो फ्रीक्वेंसी कैंसिल हो जाएगी, वेवलेंथ जो आएगी वाटर में वो आएगी लैम्डा एयर अपॉन म्यू के बराबर, यानी ये हो जाएगी 700 डिवाइडेड बाई 4/3। तो इसको कैंसिल अगर हम कर दें तो इसको अब कैंसिल करके खुद ही निकाल लेना क्यों टाइम पे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये तो 19 वाला। अच्छा, इसके बाद फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 था ये, हाँ, तो ये 20 पर। 20 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 ये कहता है ए पैरेलल बीम of monochromatic light is used in a Young's double slit experiment. The slits are separated by a distance small d and the screen is placed parallel to the plane of the slits. Show that if the incident beam makes an angle theta equal to sin inverse lambda upon 2t with the normal to the plane of the slits, there will be a dark fringe at the center P naught of the pattern. क्वेश्चन में वो ये कह रहे हैं कि ये तो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप, ठीक है, और ये है पॉइंट पी नॉट। इंसिडेंट बीम मेक्स एन एंगल थीटा इक्वल टू विथ अ नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द स्लिट्स, यानी कि नॉर्मल के साथ में किस एंगल पर आ रही हैं, मान लो ऊपर या नीचे से तो नहीं बताया है, तो मैं मान लेता हूँ कि जो वेव्स आ रही हैं वो ऐसे आ रही हैं। अब क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं है, ये इसको हम अदर वे में भी ले सकते थे, यानी इनको ऐसा भी लिया जा सकता है कि था कि ऐसे आ रही हैं, मैंने इधर ले लिया है, और ये एंगल कितना है, मान लो थीटा के बराबर है। ये स्लिट है S1, ये स्लिट S2 के बराबर है। अब पॉइंट पी नॉट पर जो वेव पहुंचेंगी यहाँ से, तो इन दोनों वेव्स ने स्लिट से बाहर आने के बाद तो जो पाथ ट्रेवल किया है वो सेम है, लेकिन स्लिट पे एंटर होने से पहले दोनों के पाथ में डिफरेंस है। तो वो हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि ये एंगल थीटा है, तो जो पाथ डिफरेंस होगा यहाँ पर डेल्टा एक्स, इस पाथ डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, डी साइन थीटा के बराबर, ठीक है। और पाथ डिफरेंस
डी साइन थीटा अगर लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल हो जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। तो उसके लिए कंडीशन होती है पार्ट डिफरेंस 2n-1 लैम्डा बाई 2, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया है साइन थीटा की वैल्यू लैम्डा अपॉन 2d दी है, तो हम रख देते हैं। क्वेश्चन में देखो जरा, ये इस पर ध्यान दो, ये कितना दिया है क्वेश्चन में, ये थी साइन इनवर्स लैम्डा अपॉन डी के बराबर, ठीक है, ये इतना ही दिया हुआ है ना, तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ रख देता हूँ। तो d इंटू लैम्डा बाई 2d, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और जो डेल्टा एक्स था पाथ डिफरेंस, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आती है, लैम्डा बाई 2 इंटू 1। अब 1 क्या है, ऑड मल्टीपल है, तो पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल आया, इसलिए वहाँ पर मिनिमम ऑफ इंटेंसिटी फॉर्म होगा। ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 20 है, ये जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस में ना हमको अप्रोक्सीमेशन करना आना चाहिए ठीक से। ये जो क्वेश्चन है इसमें आना चाहिए हमको क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा, ये मिरर से रिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन है, ठीक है, मैं इसको दूसरा क्वेश्चन समझ गया था। चलो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें एक डिफरेंट टाइप का कॉन्सेप्ट लगेगा, वो मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ आपको। इस क्वेश्चन में भी स्टूडेंट्स काफ़ी सारी मिस्टेक करते हैं, क्योंकि आप लोग ना एक चीज़ भूल जाते हो, जो मैकेनिकल वेव में मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है, वो आप यहाँ पर भूल गए हो। क्या भूल गए हो? चलो तो अभी लिखते हैं उसको, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले क्या है। क्वेश्चन ये है, ए नैरो स्लिट एस ट्रांसमिटिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा is placed at a distance d above a large plane mirror as shown in figure. The light coming directly from the slit, ठीक है, जो लाइट डायरेक्टली स्लिट से आती है, डायरेक्टली स्लिट से आने वाली लाइट से हमारा मतलब ये है कि ये वाली लाइट जो इधर से जा रही है, ये लाइट, इस लाइट की बात कर रहे हैं जो डायरेक्ट जा रही है, एंड द कमिंग आफ्टर द रिफ्लेक्शन इंटरफेयर एट द स्क्रीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस कैपिटल डी फ्रॉम द स्लिट। समझ में आया क्या मतलब है क्वेश्चन का? क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि जो लाइट आ रही थी स्क्रीन पर, वो दो जगह से आ रही है, ठीक है। लाइट कहाँ से आ रही है? दो जगह से आती है। कौन कौन सी दो जगह से आती है? मैं दोबारा से वेव बना के इसमें दिखाता हूँ आपको। एक वेव आती है यहाँ से, और एक वेव आती है यहाँ से टकरा के इधर जाती है। इन दोनों का सुपरपोजिशन होता है। इन दोनों के सुपरपोजिशन से यहाँ पर इंटरफेरेंस होगा, तो हमको निकालना है पाथ डिफरेंस। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज़ करना है वो ये है कि जो सोर्स एस है, इसकी एक इमेज कहाँ बनेगी? मिरर इमेज बनाएगा इसकी यहाँ पर। तो ये एस है, तो ये हो जाएगा एस डैश। कितनी डिस्टेंस पर बनाएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिरर से सोर्स की कितनी थी? डी थी, तो इमेज भी स्मॉल डी डिस्टेंस पर होगी। तो जो एस और एस डैश हैं, एस और एस डैश दोनों होंगे लाइक इस जो टू स्लिट्स, यानी कि एक S1 हो जाएगा, ये S2 हो जाएगा, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 2D के बराबर। और दोनों स्लिट्स से स्क्रीन का डिस्टेंस कितना है? वो कैपिटल D रहेगा, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ हमने समझ ली। अब हम आ जाते हैं फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज पर। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज ये कहती है What will be the intensity at a point just above the mirror, that is just above point O? At what distance from O does the first maximum occurs? ठीक है, तो फिर आ जाते हैं जरा हम इस पर डायग्राम पर। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि अब ये तो डायग्राम में बनाया हुआ था, ये जो पूछ रहे हैं पार्ट ए में,
उसके लिए मुझे डायग्राम थोड़ा दोबारा बनाना पड़ेगा यहाँ पर कि ये है प्लेन मिरर और ये है स्क्रीन, ये प्लेन मिरर है और स्क्रीन थी, यहाँ पर सोर्स है और यहाँ पर उसकी इमेज है एस डैश। तो ये तो क्या हुआ, दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस है जो कि हो जाएगा 2d के बराबर। ये है पॉइंट O। तो एक वेव भेजी है। अब थोड़ा सा एक्यूरेसी के लिए क्या है, ज़रा मैं डायग्राम थोड़ा एक्यूरेट बनाने के लिए हेल्प लेता हूँ ज़रा अपने कंप्यूटर की। तो एक वेव तो यहाँ टकराई डायरेक्ट ठीक है, एस से स्लिट से आने वाली एक वेव तो यहाँ टकराई, ठीक है, ये मिरर से नहीं टकराई है, ये डायरेक्ट स्क्रीन से टकरा गई है। और जो दूसरी वाली वेव है, दूसरी वाली वेव के साथ क्या हुआ है कि वो टकराती है पॉइंट O के ठीक नीचे मिरर से। मुझे लगता है डायग्राम थोड़ा छोटा हो रहा है, इसको मैं ज़रा बड़ा कर दूं डायग्राम को। जो दूसरी वाली वेव है वो मिरर से टकराई और फिर रिफ्लेक्ट हो गई। इसको ज़रा कर देते हैं यहाँ से डिलीट, हाथ से ही बनाता हूँ मैं। जो दूसरी वाली वेव है इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। दूसरी वेव यहाँ से आई और बस टकरा के और बस यहाँ चली गई। यानी कि एयर में जो दोनों ने पाथ ट्रेवल किया है वो पाथ कैसा है, ऑलमोस्ट इक्वल है, दोनों का पाथ एयर में इक्वल है। तो फिर पाथ डिफरेंस क्रिएट कैसे होगा, पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा मिरर से रिफ्लेक्शन की वजह से। ये मैकेनिकल वेव में याद करो, हमने पढ़ा था कि जब व्हेन ट्रांसवर्स वेव gets reflected from a rigid boundary, it suffers a phase change of pi और पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाई 2। या तो पाथ डिफरेंस मान लो कितना सफ़र करती है, वो पाथ डिफरेंस मान लेंगे हम उसका कितना चलती है, लैम्डा बाई 2, या फेस डिफरेंस कितना कह सकते हैं उसका जो फेस डिफरेंस है वो कितना है, लैम्डा बाई 2 के बराबर है। ठीक है, इस वजह से अब पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा। तो पॉइंट O के ठीक ऊपर पाथ डिफरेंस कितना होने वाला है, लैम्डा बाई 2 के बराबर। तो अब फिर जरा लैंग्वेज पर आ जाओ, इसकी क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कहती है, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट जस्ट अबव द मिरर। तो इंटेंसिटी कितनी होगी, यहाँ पर 0 होगी। इंटेंसिटी 0 क्यों होगी जस्ट अबव, क्योंकि अब मैं बुक के डायग्राम को देखना, उसी में एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पर जो वेव आई है, एक वेव तो पहुँचेगी यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ से, और जो दूसरी वेव है वो यहाँ से ठीक मिरर से टकराई और फिर ऊपर चली गई है। तो यहाँ पाथ डिफरेंस क्रिएट है, जस्ट पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स लैम्डा बाई 2 के बराबर। और ये पाथ डिफरेंस आने की वजह क्या है, जब ट्रांसवर्स वेव का रिफ्लेक्शन रिजिड बाउंड्री से होता है तो उसमें एडिशनल पाथ डिफरेंस आता है। याद करो मैकेनिकल वेव में हम पढ़ चुके हैं, इस तरह से एक पल्स जाती है स्ट्रिंग में, और जब ये लौट के आती है यहाँ से रिजिड बाउंड्री से टकरा के तो पलट के वापस आती है। तो ये इसका रीज़न है। अच्छा, फिर उसमें क्या पूछा था क्वेश्चन में आगे, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम O डज द फर्स्ट मैक्सिमम अकर्स। तो यहाँ से फर्स्ट मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस पर आएगा। तो फर्स्ट मैक्सिमम के लिए हम इस तरह से सॉल्व करेंगे कि यहाँ से पॉइंट O से y डिस्टेंस पर जाओ। ठीक है, तो फर्स्ट मैक्सिमम के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए,
अगर पॉइंट ओ के ठीक ऊपर पाथ डिफरेंस कितना हो गया है, λ/2, तो इसके ऊपर पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, लैम्डा होना चाहिए। ठीक है, तो हमको इतना डिस्टेंस ऊपर जाना है कि पाथ डिफरेंस कितना क्रिएट हो जाए, λ/2 के बराबर। तो चलो देखते हैं कितना होगा। तो एक वेव तो आई डायरेक्ट इस वाले पॉइंट पर, यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगी, दूसरी वेव यहाँ से कहीं टकराई और इधर चली गई। ठीक है, अब इस वेव को हम कहाँ से आता हुआ मानेंगे, इमेज से, यानी कि एस डैश से। ऊपर वाले डायग्राम में समझाता हूँ आपको कि एक वेव, अब ये वाला हटा देते हैं हम, अच्छा इसको हटाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, अब हटेगा ये। और ये जो मैंने लिखा हुआ था इसको भी हटा देते हैं, थोड़ा स्पेस फ्री हो जाएगा कैलकुलेशन के लिए। तो भाई यहाँ से हमने मान लिया कि एक वेव पहुँच गई है डायरेक्ट यहाँ पर, ठीक है, और दूसरी आती है यहाँ से और रिफ्लेक्ट होके चली जाती है यहाँ पर। तो इस वाली वेव को अगर पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो ये कहाँ से आती हुई लग रही है, एस डैश से। तो बस ये YDSE वाला ही सेटअप है एग्जैक्टली। तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये डिस्टेंस कितनी है, y, ठीक है। तो डिस्टेंस ऊपर जाने पर पाथ डिफरेंस, तो देखो कौन सी वेव ने पाथ ज़्यादा ट्रेवल किया है, जो एस डैश से आती हुई लग रही है उसने, ठीक है। उस पाथ डिफरेंस कितना, एडिशनल पाथ कितना ट्रेवल किया है इसने, λ/2 का। तो अब देखो y डिस्टेंस ऊपर अगर हम जाते हैं तो y डिस्टेंस ऊपर जाने से पाथ डिफरेंस कितना क्रिएट होता था YDSE में, y डिस्टेंस अगर ऊपर जाते थे तो पाथ डिफरेंस आता था। मैं दोबारा बना के दिखाता हूँ जल्दी से। ये चीज़ ना वैसे स्पीड अपनी फास्ट होनी चाहिए, ये चीज़ें याद होनी चाहिए, अगर प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगी। हम ऐसे सॉल्व करते थे, ये इधर गया दो वेव, यहाँ से परपेंडिकुलर खींचा, ये एंगल थीटा था तो ये आता था d sin थीटा, ठीक है, पाथ डिफरेंस d sin थीटा। और ये डिस्टेंस कितनी है y, फिर ये खींचते हैं लाइन, ये एंगल भी थीटा होता है, तो d sin थीटा को अप्रॉक्सीमेटली हम लिख लेते हैं d tan थीटा, d tan थीटा, और फिर ये हो जाता है d, और tan थीटा हो जाता है y/d के बराबर। तो इतने याद रखो कि y डिस्टेंस ऊपर जाने से पाथ डिफरेंस कितने क्रिएट हो जाता है, dy/d। तो अगर हम y डिस्टेंस ऊपर जाएंगे तो पाथ डिफरेंस कितना क्रिएट हो जाएगा, dy/d के बराबर, ठीक है। ये किसकी वजह से पाथ डिफरेंस आया है, ये डिफरेंस आया है केवल पाथ की वजह से, यानी ये इधर से गई थी, ये इधर से गई थी। रिफ्लेक्शन की वजह से जो पाथ डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, λ/2 के बराबर आता है। वेव अगर रिफ्लेक्ट होती है, नीचे वाली वेव, तो इसमें जो एडिशनल पाथ क्रिएट हुआ है यहाँ से, ये वाला जो पाथ है, यानी इसको हम ऐसा मानेंगे अब कि ये इधर से जा रही है, ऐसे वेव जा रही है, तो इसमें λ/2 का ऑलरेडी पाथ है। और जब यहाँ से परपेंडिकुलर खींचा, ये स्लिट्स थी, ये एंगल कितना था, थीटा के बराबर था, तो ये पाथ डिफरेंस आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पाथ डिफरेंस में याद रखना है d की जगह ये कितना है, 2d है, तो ये थीटा अगर है तो इसको हम लिखेंगे 2d sin थीटा, अप्रॉक्सीमेटली इसको लिख लेंगे 2d tan थीटा, और ये आएगा 2d इंटू y/d। अच्छा, अब इसमें ये जो पाथ डिफरेंस है ये तो किसकी वजह से है, डिस्टेंस ट्रेवल करने की वजह से, लेकिन रिफ्लेक्शन की वजह से जो पाथ डिफरेंस आया है वो कितना आया है वो आया है λ/2 के बराबर। तो टोटल पाथ डिफरेंस कितना हो गया, λ/2, ठीक है, 2dy/d प्लस λ/2। और ये कितना हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, अगर हम मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहते हैं तो पाथ डिफरेंस एक तो ज़ीरो हो सकता है, तो लेकिन ऊपर जाने पे ज़ीरो नहीं होगा, ये नीचे जाने पे ज़ीरो हो सकता था। तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस आना चाहिए, क्योंकि पॉइंट ऊपर पाथ डिफरेंस कैसा है, λ/2 के बराबर है। अब ऊपर जाएंगे तो पाथ डिफरेंस बढ़ेगा, तो बढ़ते बढ़ते λ/2 से बढ़ के लैम्डा हो गया, तो ये कंडीशन आ जाएगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो हम पॉइंट पी पर पहुँचे, तो पॉइंट पी पर दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस है 2dy/d प्लस λ/2 इक्वल टू, और ये होना चाहिए लैम्डा, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन आ जाएगी। तो 2dy/d इक्वल टू ये हो जाएगा λ/2, और y ही हमको कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा d λ/4d के बराबर, ठीक है।
यही पूछा था ना कितनी डिस्टेंस पर। मैं ज़रा क्वेश्चन को दोबारा से देख लेता हूँ। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ओ, ठीक है। अब इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ कितनी, अच्छा हमको सिंबल में ही लगता है सॉल्व करना था सारा क्वेश्चन। तो डी लैम्डा अपॉन 4d इसका आंसर होगा। तो आंसर को हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर है, हाँ राइट, यही आंसर दिया हुआ है इसका। 21 का पहले का 0 है, फिर डी लैम्डा अपॉन 4d के बराबर, ठीक है। चलिए, तो ये 21 भी हो गया। अब देखो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ना एक क्वेश्चन और है, उसको भी ऐसे सॉल्व करना है। देखने में लगता है कि वो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होगा, मैं भी आपको दिखाता हूँ। वो है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या हो रहा है, डायग्राम देख लो आप, इससे समझ जाओगे। इसको मैं पूरा करूँगा नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है उसी तरह का है जैसा कि हमने पहले किया था इसको। तो इसमें मैं ज़रा कलर चेंज कर लेता हूँ। इसमें सिचुएशन ये है कि एक सोर्स रखा है पॉइंट एस पर, और यहाँ से वेव आती है। इसके सामने रखा है एक कॉन्वेक्स लेंस, और जो सोर्स है उसको फोकस पे रखा हुआ है। तो जो रेज होती हैं वो लेंस से निकलने के बाद हो जाती हैं पैरेलल। फिर यहाँ पर है दो स्लिट्स S1 S2, और ये क्या चीज़ रखी हुई है, ये है एक मिरर। तो वेव्स जाती हैं यहाँ से यहाँ जाती हैं, और फिर इनको रिफ्लेक्ट करके स्क्रीन कहाँ रखी हुई है, ये स्क्रीन रखी हुई है। तो बस तुमको इसमें ये देखना है। अच्छा पहले क्वेश्चन पूरा बता दूं। स्क्रीन रखी हुई है, तो उन्होंने पूछा है इसमें क्वेश्चन में फाइंड द फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ पूछा है। तो फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए जो फॉर्मूला वो डी लैम्डा अपॉन डी होता है। तो स्मॉल डी की जो वैल्यू है वो तो ये वाली होगी, ठीक है। ये क्या है, स्मॉल डी के बराबर है, स्मॉल डी। और ये जो S1 S2 है, जहाँ से ये दोनों सोर्स की तरह से बिहेव कर रहे हैं, और प्लेन मिरर इनकी जो इमेज बनाएगा पीछे, वो कितनी डिस्टेंस पर बनाएगा, D1 डिस्टेंस पर ही बनाएगा। तो ये D1 डिस्टेंस है, और ये S2 की इमेज बन जाएगी यहाँ पर, ये है S2, और ये इमेज बन जाती है S1 की। कितनी डिस्टेंस पर इमेज बनेगी, D1 डिस्टेंस पर। अब ये जो इमेज फॉर्म हुई है, ये दोनों इमेज काम करेंगी स्लिट का। तो स्लिट से स्क्रीन की जो इफेक्टिव डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर वो डिस्टेंस हो जाएगी D2 प्लस D1, और ये वाला भी D1, यानी कि D2 प्लस 2D1 के बराबर ये डिस्टेंस होगी। अब यहाँ पे एक बार रिफ्लेक्शन हुआ है प्लेन मिरर से, दूसरी वेव का भी रिफ्लेक्शन हुआ है। तो जो पाथ डिफरेंस था दोनों में ही λ/2 का एडिशनल पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा, क्योंकि इनका रिफ्लेक्शन रिजिड बाउंड्री से होता है लाइट वेव का, क्योंकि दोनों वेव का रिफ्लेक्शन हुआ है। लेकिन हालांकि फ्रिंज विड्थ में इसका कोई रोल है नहीं। तो फ्रिंज विड्थ कितनी होती है, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है डी लैम्डा अपॉन फ्रिंज विड्थ होती है डी लैम्डा अपॉन डी के बराबर। तो यहाँ पर जो कैपिटल डी है, उस कैपिटल डी की वैल्यू, इसको मैं मिटा देता हूँ जरा यहाँ से, डी लैम्डा अपॉन 2d के बराबर होता है। तो ये डिस्टेंस आएगी स्क्रीन के बीच में और स्लिट के बीच का डिस्टेंस है D2 प्लस 2D1। तो ये डी लैम्डा अपॉन डी, और इनके बीच का डिस्टेंस तो कितना है, स्मॉल डी के बराबर है दोनों के बीच में डिस्टेंस। ये क्वेश्चन में दिया था, यही आंसर हो गया। इसमें देखने में लगता है कि ये कुछ बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, लेकिन उतना बड़ा ये है नहीं। और क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 24 था। इसका जो है क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर भी आप देख लीजिए, यही है लैम्डा इंटू 2D1 प्लस D2 अपॉन डी के बराबर इंटू लैम्डा, ठीक है। तो आज का डिस्कशन हम इतने ही क्वेश्चंस का करते हैं। इसके आगे फिर बाकी क्वेश्चंस जो है आप अपने आप से सॉल्व करिएगा, ठीक है।